हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी। अब आप लोगों को अध्यक्ष भी चुन लिया गया है, तो बिल्कुल भर्ती आने में कोई भी देरी नहीं होगी। तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए और चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, सिर्फ प्रैक्टिस बची हुई है। तो आज के सेशन का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? तो वीरों का कैसा हो बसंत, इसके रचनाकार कौन होंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन होंगी? सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो किसे कहा गया है? बनारस अखबार को कहा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन थे? तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। अगला है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को क्या कहा जाता है? चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? निषाद कहा जाता है। अगला है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस की मान्यता हुई है? तो भक्ति रस की हुई है। किसकी? भक्ति रस की हुई है। अगला प्रश्न है, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? कबीर जी हैं, यानी कबीरदास जी को माना जाता है। कबीरदास जी किसके समकालीन थे? यह अकबर के समकालीन थे। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? मैंने इसको खूब रटवाया है। उनकी रचना है थी क्या? उर्वशी के लिए। कामायनी के लिए चिदंबरा के लिए किसे मिली है? सुमित्रानंदन पंत को मिली है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी है एक महाकाव्य है। कामायनी है किसका है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी रचना? कामायनी। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता अगर पूछता है कि पल्लव के रचयिता कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कौन सी? पल्लव रचना सुमित्रानंदन पंत की है। और उर्वशी के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी की रचना के। यामा के लिए किसे मिला है? तो महादेवी वर्मा को मिला है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या होगा? गारसादा तासी है। अगला है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। मैंने पढ़ाया है कई बार, जो पढ़ा हुआ है उसको केवल रिवीजन करिए, आगे बढ़िए। त्रिपुरा की राज्य भाषा कैसी है? तो बांग्ला भाषा है। त्रिपुरा की राज्य भाषा बांग्ला भाषा है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को एक क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन होंगे? तो सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर को माना जाता है। अगला है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी? झरना। अगला प्रश्न है, इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं? तो हमारा भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का बोला जाता है, बहुत सारी भाषाओं का यहाँ पर उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, चारु शब्द की शुद्धता या शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? आगे के प्रश्न में रखा है, नहीं तो फिर से एक बेसिक चीज़ें बता देंगे आप।
भारतीय भाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर हमारे पास लिखने की सुविधा नहीं, यहीं तो लिख देते हैं यहीं पे। तो कितने भाषाओं में? 4 भाषाओं में है। अगला है भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? इंडो आर्यन भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह माना जाता है। अगला है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? मैंने ये प्रश्न आप लोगों को पढ़ाया है, रिपीटेड प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई जी होंगे, एक व्यंग्य लेखक के रूप में माने जाते हैं। अगला है मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कौन है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। मनुष्य तत्व को सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? कबीर जी को माना जाता है। अगला है प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृति हुई है जिसे नाम दिया गया है क्या? पिंगल भाषा। प्रश्न बहुत है, छोटी आंसर क्या होगा? छोटा है। प्रादेशिक गोलियों के साथ क्या कह रहा? प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृति हुई है जिसे नाम दिया गया है क्या? पिंगल भाषा दिया गया है। क्या दिया जाएगा? पिंगल भाषा दिया गया है। अगला प्रश्न है निराला के राम किसे कह रहा है? निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। यह एक लेखक ने किसी के बारे में कहा है, तो यह कह रहा है निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न हैं और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो यह कथन है रामबिलास शर्मा का कथन। किसका होगा? रामबिलास शर्मा का कथन है ये। अगला प्रश्न कौन सा है? कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास की भाषा थी क्या? सधुक्कड़ी भाषा थी। नोट करिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी किसकी रचना है? महाकवि भूषण की रचना है। किसकी? महाकवि भूषण की रचना है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि यानी कि उनके ऊपर निर्भर कवि कौन से थे? मतीराम थे। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। अगला है भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो कौन सा लक्षण ग्रंथ अगर पूछा जाता है तो शिवराज भूषण है। भूषण से ही याद करिएगा कि शिवराज भूषण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो किसकी रचना की लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई की लिखी गई। भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ माना जाता है? तो शिवराज भूषण है। अगला है निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो बिहारी सतसई की हैं जो सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। अगला है वीरगाथा काल के कवि नहीं हैं। तो वीरगाथा काल के कवि किसे नहीं माना जाता है? नामदेव को नहीं माना जाता है। किसे नहीं माना जाएगा? नामदेव को नहीं माना जाएगा। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन से कवि ऐसे थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका उपनाम भी पूछा जा सकता है तो निराला इसका उपनाम है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है। अगला पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। अगला है चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की रचना। कौन सी? चिंतामणि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने किसने लिखी है? तो निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। अगला आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये मैंने प्रश्न पढ़ाया है, क्षेत्र विशेष से रचनाएं होती हैं। इसी वीडियो में आप लोगों को क्लास मिलेगी, ये प्रश्न मिलेगा। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि माना जाता है कबीरदास जी को। अगला देश में एकमात्र किस राज्य की भी राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। ये भी प्रश्न इसी में है, थोड़ा सा रिपीटेड हो गया है।
बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। कौन? बिहारी जी थे। कैसे कवि हैं? तो बिहारी जी एक रीतिकाल के कवि हैं। तो चलिए कुछ आज रहे कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में आप लोग ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। आप लोगों को टाइम बहुत कम रहेगा, प्रश्न बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो वन लाइनर प्रश्न रहता है, तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा और बढ़िया से याद करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।